रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं को भरकर सही कथन भरिए। ये हमारे पास एक प्रश्न है। कल मैंने बताया था उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय क्या होता है कि अगर एक कोई सेट आपके पास ए है और इसमें जितने भी अवयव है वो आपके पास बी में भी होते हैं, कि जितने इसमें हैं वही अवयव इसमें भी मिलते हैं, तो जो है ए बी का क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। जैसे ए में मान लो 3 अवयव है, 1 2 और 3, जबकि बी में जो है 4 अवयव है, 1 2 3 और 4। तो ए में जो अवयव है वो बी में भी है ना। तो बी इसका क्या होगा, इसका एक ए जो है वो बी का उपसमुच्चय होगा। यानी जो पीछे वाला है वो बड़ा होना चाहिए ग्रुप, और इसमें जो अवयव है वो इसमें भी होने चाहिए, ये जरूरी है। अब मान लो इसमें भी 3 अवयव होते, 1 2 3 इसमें भी 1 2 3 है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है और बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। इसका मतलब ये दोनों ही बराबर है, दोनों ही सेट आपस में क्या है, बराबर है। यानी ए बराबर बी है, तो मैं कहूँगा ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे। फिलहाल हमें उपसमुच्चय और उपसमुच्चय नहीं का निशान लगाना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न में देखो, जो यहाँ पर एक समुच्चय है उसमें अवयव है 2 3 4 और इसमें अवयव 2 है, 3 है और 4 है। इसका मतलब जो इसमें है वो इसमें भी है, तो इसका मतलब जो है ये सेट इसका क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा। अच्छा, इसमें है ए बी सी, जबकि इसमें ए नहीं है, बी है, सी और डी आ गया। ए की जगह पर क्या आ गया, डी आ गया। तो जो अवयव इसमें है वो इसमें नहीं है, एक आधा नहीं, सब होने चाहिए। जितने अवयव इसमें हैं वो सारे के सारे इसमें भी होने चाहिए, तो वो उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब ये उपसमुच्चय नहीं है। फिर तीसरा देखो, x, प्रत्येक x जिसमें x जो है वो किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ये जो आपका बोर्ड है वो एक समतल होता है, तो इस समतल में मान लो एक वृत्त है, बहुत सारे वृत्त है, ठीक है। फिर ये आगे क्या कह रहा है, एक x और है जिसमें x जो है वो किसी समतल में स्थित वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है। अब ये तो बहुत सारे वृत्तों की बात कर रहा है, और ये जो सेकंड वाला है वो केवल उन्हीं वृत्तों की बात कर रहा है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो ये तो वृत्त बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। और इसमें जो समुच्चय में जो आपको वृत्त मिलेंगे उसमें केवल एक त्रिज्या के ही वृत्त मिलेंगे। इसका मतलब जो अवयव इसके अंदर है वो इसमें नहीं होंगे। इसका मतलब ये इसका एक समुच्चय नहीं है। समझ में आया आपको? देखो अब चौथा देखो, प्रत्येक x जिसमें x जो है वो आपके विद्यालय का एक कक्षा 9th 11th का एक विद्यार्थी है, तो इस समुच्चय में तो वही छात्र मिलेंगे जो 11वीं कक्षा के हैं, ठीक है। और इस समुच्चय में देखो, प्रत्येक x जिसमें x आपके विद्यालय का एक छात्र है, यानी आपके संपूर्ण विद्यालय के जितने भी छात्र हैं वो इसमें मिल जाएंगे। तो इसका मतलब जो 11वीं के छात्र इसमें है वो नहीं, इसमें नहीं मिलेंगे क्या, इसमें तो होंगे। इसमें तो A1 to लगा के 12 तक सारे स्टूडेंट मिलेंगे, तो जो इसमें अवयव है वो इसमें भी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी इसका क्या है, एक उपसमुच्चय है, ठीक है। अब इसको देखो पांचवे को, x, प्रत्येक x जिसमें x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ये समतल है, इसमें आपको अलग अलग वैरायटी के त्रिभुज मिल जाएंगे। और अगला वाला जो समुच्चय है उसमें देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक x जिसमें x किसी समतल में स्थित एक आयत है, जबकि उसमें सारे आयत मिलेंगे। तो जो अवयव इसमें है वो इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें तो त्रिभुज है और इसमें आयत है। इसका मतलब ये इसका एक उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। अगला देखो, प्रत्येक x जिसमें x एक सम प्राकृत संख्या है। तो इस समुच्चय में आपको प्राकृत संख्या मिलेगी, कौन सी, सम, यानी 2 4 6 8 ऐसी प्राकृत संख्याएं आपको मिलेगी। लेकिन इस समुच्चय में जो है आपको पूर्णांक संख्या यानी सम, विषम और माइनस वाली संख्या, प्लस की संख्या सारी मिलेगी। जो इसमें अवयव है वो इसमें मिल जाएगा। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, एक उपसमुच्चय हो गया। अगला देखो, नेक्स्ट है लास्ट वाला। तो लास्ट वाला है कि प्रत्येक x जिसमें x जो है वो किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें तो केवल आपको समबाहु त्रिभुज मिलेगा। और इस सेट में देखो, प्रत्येक x जिसमें x जो है वो किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और इस वाले में अलग अलग प्रकार के सारे त्रिभुज मिल जाएंगे। तो इसमें सारे त्रिभुज है और इसमें केवल समबाहु त्रिभुज है, यानी इसमें जो है वो इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये इसका क्या एक उपसमुच्चय है।
प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, तो यहाँ पर अपने दो समुच्चय दिए हुए हैं और उनके बीच में एक आपके उपसमुच्चय और उपसमुच्चय नहीं का निशान लगाया हुआ है। उपसमुच्चय क्या होता है कि जो इस सेट में है वो उसमें भी होना चाहिए, सारे अवयव होने चाहिए। ठीक है, तो ए बी इसमें है, क्या ए बी इसमें है? ए बी इसमें है, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय होना चाहिए, जबकि ये कह रहा है ये उसका उपसमुच्चय नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो ये कथन आपका क्या हो गया? असत्य हो गया, असत्य। अच्छा, अब दूसरे में देखो, इसमें ए ई है, फिर ये कह रहा है ये इसका उपसमुच्चय है। अच्छा, ये क्या कह रहा है? एक्स, प्रत्येक एक्स, जिसमें एक्स जो है वो एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। अच्छा, यानी इसका मतलब इसमें ए बी सी डी से लगाकर टोटल जेड तक सारे अवयव है, और ये इसमें ए और ई है, तो जो इसमें है वो इसमें भी है, इसलिए और ये इसका उपसमुच्चय होगा, तो इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। अच्छा, अगला देखो, ये है सेट 1 2 3, इसमें 1 2 3 अवयव है और इसमें 1 3 5, तो इसमें ये दो जो है नहीं है, फिर भी ये कह रहा है ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये तो गलत है ना, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। ये कथन आपका हो गया असत्य। फिर इसमें देखो एक अवयव है, क्या इसमें भी है क्या? हाँ है, तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय होगा, ये सही बोल रहा है, इसका मतलब ये कथन क्या हो गया आपके? सत्य हो गया। अगला देखो, इसमें ए है, लेकिन ये किसका साइन है? ये संबंध रखता है, यानी बिलोंग्स टू का साइन है। अच्छा, बिलोंग्स टू का साइन अपन कहाँ यूज करते हैं? समझना इसको, जैसे एक सेट है मेरे पास ए, इसमें मान लो ए बी सी और डी 4 अवयव है, तो मैं ये कहूँगा जो ये ए है, अवयव ए, वो बिलोंग करता है सेट ए से। तो अवयव जो होता है वो सेट से बिलोंग करता है, ना कि सेट जो है वो ए से बिलोंग करता है। तो ये कथन गलत है। कभी भी कोई भी समुच्चय जो होता है वो दूसरे समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है, या तो वो इसका उपसमुच्चय हो सकता है, बिलोंग थोड़ी ना करता है। तो ये तो पूरा एक सेट हो गया, और सेट कभी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो हम कहेंगे ये कथन क्या है? असत्य है। अगर ये अपने को ऐसा कहता है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो हम कहते हैं हाँ ये कथन सत्य है। समझ गए ना आप? और यहाँ पर ये एक समुच्चय की बात कर रहा है, समुच्चय कभी दूसरे समुच्चय में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अच्छा, फिर देखो अगला कथन, प्रत्येक एक्स, जिसमें एक्स जो है एक सम संख्या है और वो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो इसमें कौन कौन से अवयव होंगे? प्राकृत संख्या है तो 2 होगा, 4 होगा और 6 से कम, यानी 2 अवयव होंगे, इसमें 6 से कम होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ उसमें 2 और 4, ये 2 अवयव ही है इसके अंदर। और इसमें क्या क्या देखो, प्रत्येक एक्स, जिसमें एक्स जो है वो एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो अब 36 को कौन कौन विभाजित करता है? एक तो सब संख्या को विभाजित करता है, 2 भी 36 को विभाजित करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा। ठीक है, उसके बाद में 12 भी करेगा, 7 8 9, 9 भी करता है। ठीक है, 9 चौक 36, 9 भी करेगा, 12 भी करेगा, उसके बाद में 18 भी करेगा और सीधा 36 भी करेगा। तो इसमें ये जो सारी संख्या है वो 36 को विभाजित करेगी और ये सारी प्राकृत संख्या है। अब इसमें जो अवयव है वो इसमें है क्या? इसमें 2 और 4 है, इसमें 2 और 4 है, तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। तो ये भी कथन क्या है? सत्य है। ये भी कथन क्या है? सत्य है। तो अगर आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो समुच्चय निर्माण के रूप में, तो उसको रोस्टर रूप में लिखो, अपना आप तुरंत उत्तर आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है, मान लीजिए कि एक सेट है मेरे पास ए बराबर 1 2, फिर उसके बाद ये कॉमा करके एक सेट बनाया हुआ है छोटा सा 3 4। इसका मतलब ये पूरा एक अवयव है, ये पूरी एक संख्या है। समझ गए आप? चलो, फिर ये 5, और अब मैं कहूँ इसमें टोटल कितने अवयव है, तो आप कहोगे 1 2, ये पूरा एक गिनोगे, 3 और ये 4, तो इसमें 4 अवयव है, 5 अवयव नहीं है। अच्छा, मैं कहूँगा इस एक ए जो है इसमें कौन कौन से अवयव इसमें बिलोंग करते हैं, तो मैं कहूँगा जो 1 है वो बिलोंग करता है ए को, फिर ये जो 2 है वो भी बिलोंग करता है ए को, फिर ये 3 4, ये पूरा यहाँ पर जो ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा बिलोंग करता है ए को। ठीक है, ये सेट नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, अवयव है।
क्योंकि ये इस सेट के अंदर दिया हुआ है। तो अब ये अवयव का काम करेगा यहाँ पर। और इसके ऊपर अगर मैं ऐसे 3,4 और इसके ऊपर ऐसे सेट बना देता हूँ तो अब ये जो है वो सेट का काम करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, फिर इसमें मैंने कहा 5 जो है वो भी बिलोंग करेगा ए को। अब मैंने कहा क्या इसमें 3 बिलोंग करता है ए को? नहीं, क्योंकि 3 इसमें अकेला है ही नहीं, ये तो शामिल हो गया। तो ये सारी चीज़ें बिलोंग करेगी। समझ गए? ठीक है, चलो इसको करते हैं। देखो कैसे करना। इसमें हमें जो है कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है, इसको कारण सहित बताना है। तो कारण जो है मैं मेरे जो है नोट्स में बता दूंगा। अभी तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ और सीधा आपको बता रहा हूँ कौन सा कथन सत्य और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ब्रैकेट बना के 3,4 ये इसका उपसमुच्चय बता रहा है। ये उपसमुच्चय है ही नहीं, ये तो पूरा एक अवयव है। क्या है? अवयव। ये पूरा एक अवयव है। और अवयव जो होता है वो कभी भी उपसमुच्चय नहीं होता है किसी सेट का। कोई सेट जो होगा वो इसका जो है उपसमुच्चय होता है। सेट का जो होता है वो उपसमुच्चय होता है। अवयव जो होता है वो कभी सेट का उपसमुच्चय नहीं होता है, ध्यान रखना। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। आप कहोगे सर ये तो सेट है, तो सुन लेना ये सेट नहीं है, यहाँ पर ये एक अवयव का काम कर रहा है क्योंकि ये इसके अंदर है। समझ गए आप? तो ये कथन असत्य है। तो मैं कहूँगा कारण क्या बताना आपको, क्योंकि यहाँ पर ये 3,4 जो एक अवयव का काम कर रहा है, न कि उपसमुच्चय का, इसलिए ये कथन असत्य है, ये गलत है। ठीक है, फिर दूसरा देखो, 3,4 बिलोंग करता है ए को, तो ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि यहाँ पर ये सेट नहीं है, ये पूरा एक अवयव का काम कर रहा है, इसलिए ये कथन सत्य हो गया आपकी। फिर देखो, इस अवयव को मैं इस सेट में डाल रहा हूँ, इस अवयव को मैं इस सेट में डाल रहा हूँ, इसका मतलब अब ये उपसमुच्चय बन चुका है। क्या ये चीज़ जो है ए में है? हाँ, ये चीज़ ए के अंदर है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय है। अतः ये कथन अब आपका क्या हो गया? सत्य हो गया। फिर एक क्या बिलोंग करता है ए को? अवयव एक जो है वो ए को संबंध, एक जो है ए से संबंध रखता है या बिलोंग करता है, यानी ये भी कथन क्या है? सत्य है। अच्छा, एक जो है वो ए का उपसमुच्चय है क्या? नहीं, एक तो अवयव है। अगर ये ऐसा होता एक, तो ये क्या बन जाता? उपसमुच्चय। क्या बन जाता? उपसमुच्चय। जबकि एक तो यहाँ अवयव है। एक के लिए मैं ये शब्द यूज कर सकता हूँ, लेकिन एक के लिए ये शब्द मैं यूज नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर ऐसे सेट बना हुआ होता तो ये जो है इसका उपसमुच्चय होता। तो ये भी कथन क्या है? असत्य है। फिर उसके बाद में 1, 2, 5, क्या ये इसके अंदर है? क्या 1 है, 2 है, 5 है, और तो ये इसका मतलब ये इसका क्या है? एक उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय का मतलब क्या है? जो इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए, तो जो इसमें है वो इसमें है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय है। सत्य। अच्छा, फिर उसके बाद 7वां देखो, 7वां क्या है? 1, 2, 5, ये वापस आ गया क्या? यहाँ पर ये निशान है बिलोंग टू का। ठीक है, अच्छा, ये उपसमुच्चय का निशान है, ये बिलोंग का। बिलोंग कौन करता है? अवयव करता है, न कि सेट बिलोंग करता है। और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया हुआ है। इसका मतलब ये कथन असत्य है, असत्य है। बिलोंग टू का यूज कहाँ होता है? अवयव के लिए होता है, न कि उपसमुच्चय के लिए। सेट के लिए किसका? उपसमुच्चय के लिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा, ये देखो 1, 2, 3, ये ए का एक उपसमुच्चय है। तो देखो 1 है, 2 है, लेकिन यहाँ पर कहीं अकेला 3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ये 3 और 4 पूरे 1 गिने जाएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या है? असत्य है। कारण क्या बताऊंगे? 3 अवयव जो है वो इसके अंदर है ही नहीं, 3, 4 तो शामिल है, यानी ये पूरा एक अवयव का काम कर रहा है यहाँ पर। तो 3 यहाँ पर अलग से नहीं गिना जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो अगर आपने मेरा पार्ट 5वां नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, तब ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो ये देखो, हमें क्या बनाने हैं? इसके उपसमुच्चय बनाने। हमें पता है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है कि किसी भी समुच्चय में एक रिक्त समुच्चय तो जरूर होगा। समझ गए? किसी भी समुच्चय में एक रिक्त समुच्चय तो जरूर होगा।
तो अब मैं अगर ये पहला प्रश्न देखता हूँ तो इसमें एक अवयव है और मुझे इसके क्या बनाने हैं, उपसमुच्चय बनाने हैं। तो मैं कहूँगा इसके जो उपसमुच्चय होंगे वो एक तो आपके होगा रिक्त समुच्चय, क्योंकि किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय तो पक्का ही लिखना आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर उसके बाद में ये ए भी जो है इसका उपसमुच्चय। रिक्त समुच्चय को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, खाली डब्बा, यानी इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये भी होगा और ये भी होगा, यानी इसके कुल दो उपसमुच्चय बनेंगे। अब इसके अंदर दो अवयव है, तो इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो देखो उपसमुच्चय। तो अब मैंने कहा कि इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, तो आप कहोगे कि एक खाली डब्बा तो इसके अंदर होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको चाहे कोई भी समुच्चय हो उसका एक रिक्त समुच्चय जरूर होगा। अब ये खाली डब्बा अच्छा नहीं लगता, अपन क्या करते हैं इसकी जगह ये वाला लगा देते हैं, ये भी रिक्त समुच्चय ही है, तो एक तो फाई होगा। फिर इसके अंदर जो है ए अपन अलग से एक उपसमुच्चय बना सकते हैं, एक बना सकते हैं, ठीक है। फिर एक उपसमुच्चय इसका बना सकते हैं बी, ए आ गया बी आ गया। अब ये खुद भी तो इसका उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब ए और बी भी इसका क्या है, एक उपसमुच्चय, यानी इसके कुल कितने उपसमुच्चय है, 1 2 3 और 4 उपसमुच्चय है। अब इसके करते हैं, तो इसमें उपसमुच्चय अपने को बताने हैं। तो एक तो फाई इसका उपसमुच्चय होगा ही होगा, फिर उसके बाद में एक भी होगा, फिर उसके बाद में 2 भी होगा और 3 भी होगा। अब 2 2 ले लो, तो ये 1 और 2 आ गया, फिर 2 और 3 आ गया, ये भी तो इसका उपसमुच्चय है, यानी जो इसके अंदर है वो इसमें भी है, जो इसमें 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 है वो इसमें भी है, उसी को हम उपसमुच्चय बोलते हैं, ठीक है। और फिर 1 और 3 बच गया, तो 1 और 3 ये हो गया। फिर उसके बाद ये तीसरा वाला भी तो है, 1 2 और 3, यानी इसके टोटल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 उपसमुच्चय बनेंगे। अब अपने आप होशियारी मत कर देना, यहाँ पर 2 आगे ले लो और 1 पीछे ले लो, ये दोनों एक ही है, ध्यान रखना, ज़्यादा होशियारी मत कर देना आप अपनी, क्योंकि रोस्टर रूप में जो है क्रम बदल सकता है, इन दोनों को एक ही गिना जाएगा, अलग अलग नहीं है ये दोनों, इसलिए उपसमुच्चय बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब फाई के कितने उपसमुच्चय है, तो फाई का फाई उपसमुच्चय होता है, यानी फाई के कितने उपसमुच्चय होंगे, एक ही होगा, और वो कौन होगा, फाई खुद उपसमुच्चय। तो इसका एक ही उपसमुच्चय होगा और वो कौन होगा, फाई होगा। प्रश्न संख्या 5, पी ए क्या होता है, पावर सेट, जिसको हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय। घात समुच्चय के कितने अवयव है, यहाँ पर शब्द आया अवयव है, यदि ए फाई है। अच्छा, और घात समुच्चय को लिखना मैंने बताया यहाँ पर कैसे लिखते हैं घात समुच्चय को, कि जो आपको समुच्चय दिया है उसके सभी अवयव लिख दो, और वो किस में लिखने हैं, समुच्चय के अंदर लिखने हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर एक अवयव मानता ए, मान लो ऐसे ए एक सेट है, इसमें कितना अवयव है, एक, ठीक है। तो इसके टोटल कितने सेट बन सकते हैं, तो आपने कहा कि इसके टोटल 2 सेट बन सकते हैं, 2 उपसमुच्चय बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमें फाई दिया गया है, तो पी ए जो होता है उसमें जितने उपसमुच्चय बनते हैं उसको एक सेट के अंदर लिखना होता है। तो इसके फाई के कितने उपसमुच्चय बनता है, एक ही बनता है और वो खुद फाई होता है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो पी ए बराबर फाई, ये इसका उत्तर है। मान लो अगर ऐसा होता, इसकी जगह दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ कि ए बराबर एक अवयव होता, मान लो कोई भी, जैसे 1, तो अब इसके पी ए के कितने अवयव होंगे, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, अच्छा ये कितने पूछ रहा है, तो एक अवयव हो सकता है, इसका उत्तर क्या होगा, 1। अच्छा, इसका एक सूत्र भी होता है, सूत्र क्या होता है, अवयव जब अवयवों की संख्या पूछते हैं या उपसमुच्चयों की संख्या पूछते हैं, तो होता है n नंबर ऑफ पावर सेट ए बराबर 2 दी पावर m। अच्छा, m यानी अवयवों की संख्या, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 0, तो यहाँ कहूँगा 2 दी पावर 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उत्तर कितना आता है, 1, तो इसमें कितने अवयव है, एक अवयव है, और अगर पी ए को मुझे दर्शाना है तो मैं ऐसे दर्शाऊंगा। अच्छा, अब अगर ए में एक अवयव होता, अब वो 1 2 3, चलो 2 ले लेता हूँ, मान लो 2, ये एक अवयव है, तो इसमें एक अवयव है, तो इसमें
कितने इसके जो है घात समुच्चयों की संख्या या उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ पावर सेट ए बराबर 2 की पावर m। अच्छा, m यानी अवयवों की संख्या, और इसमें कितना अवयव है, 1, तो 2 की पावर 1 और 2 की घात 1 का मतलब 2, यानी इसमें 2 जो है इसके उप समुच्चय बनेंगे, 2 उप समुच्चय बनेंगे। अब मुझे वो उप समुच्चय को घात समुच्चय में दर्शाना, तो उसको क्या करना, एक ब्रैकेट में बंद करना। और वो कौन कौन से उप समुच्चय हो सकते हैं, तो हम जानते हैं कि किसी भी सेट का एक फाई तो उप समुच्चय होता ही होता है। इसके अलावा वो स्वयं जो है वो एक उप समुच्चय होता है। फिर इन दोनों को जो है एक बड़े कोष्टक में, मतलब ये मंझले कोष्टक में डालना, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर सेट या घात समुच्चय। ये इसमें 2 अवयव आ गए, इसके अब ये 2 अवयव गिने जाएंगे और ये यहाँ पर 2 उप समुच्चय हो गए। ठीक है, अब मान लो अगर ऐसा होता कि a बराबर 1 और 2, तो इसके कुल उप समुच्चय कितने होंगे, 4, 2 की घात 2 यानी कि 4। और कौन कौन से है वो, तो एक तो फाई होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, और एक ये खुद 1 और 2 होगा। और इन सब को मुझे मंझले कोष्टक में डालना पड़ेगा, समझ गए आप। और इसको क्या बोलेंगे, P ऑफ ए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अगर पार्ट 5 नहीं देखा तो पहले पार्ट 5 देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अब मैं केवल सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रत्येक x जिसमें x जो है वो वास्तविक संख्या से संबंध रखता है, यानी प्रत्येक x चाहे कोई भी है, और उसकी शर्त है कि वो -4 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 6 से छोटा या 6 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमने संख्या रेखा पढ़ी है तो संख्या रेखा में यहाँ पर कहीं -4 आएगा, बीच में 0 आएगा और यहाँ पर कहीं 6 होगा। तो वो कह रहा है कि इनके बीच की वो सारी संख्याएं हो सकती है और उसके अंदर वो 6 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए, माइनस का 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको अपने को अगर अंतराल में प्रदर्शित करना है तो 6 होना चाहिए लेकिन -4 नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए उसके लिए छोटा ब्रैकेट, और छोटी संख्या आगे होती है और बड़ी संख्या हमेशा पीछे होती है। और 6 होना चाहिए तो उसके लिए ऐसा बड़ा ब्रैकेट, यानी ये नहीं होगा, ये होगा और इनके बीच की सारी संख्या होगी। यही होता है अंतराल। पार्ट 5 नहीं देखा तो पहले पार्ट 5 देख लो, तब ये समझ में आएगा आपको। अच्छा, दूसरा देखो, प्रत्येक x जिसमें x वास्तविक संख्या हो सकती है, यानी कोई भी परिमेय, अपरिमेय, रूट वाली कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन लिमिट दे रहा है कि वो -12 और -10 के बीच में होनी चाहिए। समझ गए आप। तो यहाँ पर जो है वो -12 से -10 के बीच में होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्या हमने पढ़ी है, या हमने जो है पूर्णांक संख्या पढ़ी है कि बीच में 0 होगा और फिर माइनस की संख्या इधर होगी, तो पहले -10 आएगा यानी बड़ा होगा, फिर यहाँ -12 आएगा। फिर ये कह रहा है कि ये दोनों ही नहीं होना चाहिए और इनके बीच का कुछ भी हो सकता है, तो इन दोनों को आपको छोटे ब्रैकेट में डालना है। छोटी संख्या पहले आएगी और बड़ी संख्या बाद में आएगी। -10 -12 से बड़ी है, ध्यान रखना, और ये छोटे कोष्टक में बंद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर बराबर का निशान नहीं है। ठीक है, अब ये तीसरा देखो, प्रत्येक x जिसमें x जो है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए और वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 7 से छोटी होनी चाहिए। तो 0 यहाँ होता है और ये 7 यहाँ पर होगा। अब वो कह रहा है कि 0 तो हो सकता है लेकिन 7 नहीं होना चाहिए और इनके बीच का कुछ भी हो सकता है। तो 0 हो सकता है तो इसको बड़े ब्रैकेट में डालना है, इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा तो इसके लिए छोटा ब्रैकेट लगाना है आपको। फिर चौथा देखो, प्रत्येक x जिसमें x वास्तविक संख्या है और 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और इनके बीच का भी हो सकता है। समझ गए आप, यानी ये वास्तविक संख्या है, इसमें 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और इनके बीच का कुछ भी हो सकता है। तो 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, तो उन दोनों तरफ आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है। इसका मतलब हम समझेंगे कि ये 3 भी होगा और 4 भी होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये छोटा ब्रैकेट है इधर, इसका मतलब 0 तो होगा क्योंकि ये बड़ा है, और 7 नहीं होगा और इन दोनों के बीच का सब कुछ होगा। ये x, यहाँ पर प्रत्येक x बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना यहाँ पर। हाँ, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, और इसके समुच्चय बना सकते हैं अपन। अगर इसको रोस्टर रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो रोस्टर रूप लिख रहा हूँ। -4 नहीं होगा तो छोड़ दो -4 को,
तो -3 तो हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी और 6 भी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है 6 हो सकता है लेकिन -4 नहीं होगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी ये हमारे पास एक समुच्चय मिलेगा जिसकी कंडीशन क्या थी? इसकी कंडीशन थी कि वो -4 से 6 के बीच का कुछ भी हो सकता है, जिसमें 6 तो आएगा लेकिन -4 नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। यानी इसको अब समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ छोटे ब्रैकेट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक x, जिसमें x जो है वो एक वास्तविक संख्या होगी और उसी के साथ x की एक कंडीशन है कि वो -3 से तो बड़ा हो सकता है लेकिन वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन आ गई इसकी। नीचे बराबर का निशान नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है दोनों तरफ। फिर यहाँ अब दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट है, यानी इसमें 6 भी आएगा, 12 भी आएगा और इनके बीच का भी आएगा। तो प्रत्येक x, जिसमें x जो है वो वास्तविक संख्या होगी और वो संख्या जो है 6 से बड़ी होनी चाहिए और 12 से छोटी होनी चाहिए। इसके साथ में दोनों ये संख्या आ सकती है, तो 6 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है उसके अंदर। तो यहाँ पर अब बराबर का निशान लगाना पड़ेगा आपको। फिर ये प्रत्येक x, जिसमें x जो है वो एक वास्तविक संख्या होगी और 6 नहीं होगा, 12 होगा। इसका मतलब वो 6 से तो बड़ी होगी लेकिन 12 से छोटी या 12 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, इसलिए 6 नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला है चौथा है कि -23 हो सकता है लेकिन 5 नहीं होना चाहिए। तो x, प्रत्येक x, जिसमें x जो है वो वास्तविक संख्या को बिलोंग करेगा, इसके साथ में -23 तो हो सकता है और x जो है -23 से बड़ा या इसके बराबर और 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये इसका जो है अंतराल रूप था और अब इसको हमने किस में व्यक्त किया? समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त किया। प्रश्न संख्या 8 में क्या करना है, प्रश्न पढ़ लेता हूँ। मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा, आधा प्रश्न लिखा है। प्रश्न 8 कह रहा है निम्नलिखित में से, यानी इन दोनों में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यानी इन दोनों के लिए हमें सार्वत्रिक समुच्चय बताना है, क्या हो सकता है। ये तो आपके समकोण त्रिभुज है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर मैं त्रिभुज ले लूँ, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, वो चाहे समकोण लो, चाहे समद्विबाहु लो, चाहे विषमबाहु लो, चाहे समबाहु लो, कोई भी त्रिभुज लो, आप कोई भी प्रकार ले लो। तो मैं एक त्रिभुज का समुच्चय ले लेता हूँ। त्रिभुज का समुच्चय का मतलब उसमें ऑल इज वेल, सब त्रिभुज आ गए। त्रिभुज का समुच्चय, ये जो त्रिभुज का समुच्चय है वो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। अब ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, तो मैंने पार्ट 5 में बता रखा है कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। वैसे परिभाषा क्या होती है सार्वत्रिक? एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर दिए हुए सारे समुच्चय समाहित हो जाते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक समुच्चयों का जो संघ होता है या उनका जो जोड़ होता है, उसी को हम उसका क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। और सार्वत्रिक समुच्चय को U से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर इसको वेन डायग्राम में मुझे बनाना है तो ऐसे करके मैं एक बनाऊंगा आयताकार बॉक्स, फिर उसमें मैं समकोण त्रिभुज और ये जो आपके समद्विबाहु त्रिभुज है दोनों को डाल दूंगा और ये U लिख दूंगा। इसका मतलब ये U जो है वो एक त्रिभुज का समुच्चय है जिसमें समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों है। ठीक है, अच्छा अब ये देखो प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपको 3 सेट दे रखे हैं। एक तो A जिसमें 1 3 5 है, B जिसमें 2 4 6 है, C जिसमें 4 2 4 6 0 2 4 6 8 है, अवयव है। ठीक है, अब ये कह रहा है A B C के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का चयन कीजिए। इन 4 में से मुझे बताना है सार्वत्रिक समुच्चय कौन है। तो सार्वत्रिक समुच्चय वो होगा जिसमें ये वाले अवयव भी हो, ये वाले अवयव भी हो और ये वाले अवयव, सारे अवयव हो। तो इसमें देखो पहले में 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1 3 5 है 2 4 6 है, 2 4 6 है, फिर 0 2 4 6 8 है, लेकिन इसमें 8 नहीं है। देखो इसका मतलब ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। फिर 5 तो कभी सार्वत्रिक समुच्चय हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 में तो कुछ होता ही नहीं है। फिर ये 0 से लगाकर 10 तक है,
तो इसमें ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सारे अवयव मिल जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है एक सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि इसमें ये सारे समुच्चय आपको मिल जाएंगे। इसमें देखो, इसमें 0 नहीं है, बाकी सारे अवयव है, इसका मतलब ये भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब जो आपको समुच्चय दिए हुए हैं वो सारे, उनके सारे अवयव उसमें होने चाहिए। तो ऐसा केवल कौन सा, ये तीसरा नंबर, ये बाकी